नमस्कार दोस्तों, एडुशाइन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म होता है इंडिया में वो शुरू होता है मेनली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो था दैट वाज नॉट नेशनलिस्टिक, ये तो आप लोगों को पता होगा, राइट? तो इसके बाद ही इंडिया में एक मॉडर्न पॉलिटिक्स शुरू होता है व्हिच इज कॉल्ड नोन टू बी द पॉपुलर पॉलिटिक्स, जिसमें जो आम लोग हैं, द कॉमन पीपल स्टार्टेड टू बिकम इंपॉर्टेंट इन द इंडियन पॉलिटिक्स। और इसी टाइम पे ब्रिटिश के खिलाफ एक नेशनलिज्म की ट्रेंड भी स्टार्ट होता है। तो अब ये जो नेशनलिज्म होता है वो मेनली होता क्या है? दैट इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अमंग द पीपल ऑफ दिस कंट्री। तो इसके पहले 1857 के पहले जो ट्रेंड जो पॉलिटिक्स इंडिया में था दैट वाज द पॉलिटिक्स ऑफ डिविजन। मतलब इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट में डिवाइडेड थे, दे वर फाइटिंग विथ ईच अदर अमंग ईच अदर। और इसी बात का फायदा उठा के एडवांटेज लेकर के जो ब्रिटेन थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, दे वर एबल टू कॉलोनाइज इंडिया। तो अब आफ्टर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 लोगों में एक चेंज, एक बदलाव आया और लोगों को ये लगने लगा, ये समझ में आने लगा कि इस तरीके से जो आउटडेटेड पॉलिटिक्स है, ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स है, उस तरीके से ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ा नहीं जा सकता, राइट? और इसी बात पे लोगों में एक चेतना, एक कॉन्शियसनेस ग्रो किया जिसमें लोग यूनाइटेड होने लगा। ठीक है, तो अब ये जो ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म होते हैं, इसके फैक्टर्स क्या थे, क्या वजह थी, जो कंडीशंस, जो सर्क्यूमस्टेंसेस पैदा हुआ था आफ्टर 1857। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो रिवोल्ट होता है वो 1857 में होता है, राइट? और उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है दैट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट टुक प्लेस इन द ईयर 1885। तो इस बीच जो ऑलमोस्ट 30 इयर्स, बेसिकली 28 इयर्स, ये जो पीरियड था, इस टाइम पीरियड पे काफी ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हुई थी, जिसके वजह से कांग्रेस की फाउंडेशन हो पाई थी। क्योंकि देखिए, कांग्रेस वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारे पहले भी आया था, कांग्रेस के बहुत पहले, लेकिन वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी। कांग्रेस इज द फर्स्ट ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन। और उसकी जरूरत लोगों को क्यों पड़ा, कांग्रेस की फाउंडेशन क्यों हुई, उसके वजह थी ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो इस क्लास में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे व्हाट वाज द फैक्ट्स एंड सर्क्यूमस्टेंसेस जिसके वजह से लोगों में यूनिटी आने लगा और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इंडिया में होने लगा, राइट? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने यह कहा हुआ है कि Indian nationalism is the child of British rule. It is the child of British rule. British rule in India. तो वो इस बात पे कहना चाहते हैं, उनका जो कंटेक्स्ट है वो ये कहना चाहते हैं कि the British had introduced their rule in India. उनका एक डॉक्ट्रिन था which was called the white man's burden. तो बेसिकली उस डॉक्ट्रिन का मतलब ये था कि इंडियन पीपल और द कलर्ड पीपल आर अनसिविलाइज्ड पीपल। और ये भगवान दिया हुआ ये एक जिम्मेदारी है व्हाइट मैन के ऊपर, यूरोपियंस के ऊपर, कि ये जो अनसिविलाइज्ड है इंडियंस, उनको सिविलाइज किया जाए, राइट? तो ये था मेन सब्सटेंस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन। तो उसी डॉक्ट्रिन को वैलिडिटी देते हुए इन्होंने कहा, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने कहा कि क्योंकि ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था, इसके वजह से इंडिया में नेशनलिज्म ग्रोथ हुई थी, which बेसिकली शोज द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लेकिन उसकी जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो देख करके हमें समझ में आता है कि ये स्टेटमेंट कितना रॉन्ग है, कितना हाउ मच फैलेसी इज देयर इन दिस स्टेटमेंट। तो देखिए, जो ब्रिटिश रूल इन इंडिया था उसका कुछ पॉजिटिव रोल था और कुछ नेगेटिव रोल था। पॉजिटिव रोल इन द सेंस जो सुपरफिशियली देख के ये लगेगा कि इट इज फॉर डेवलपमेंट, इट इज फॉर प्रोग्रेस। और जो नेगेटिव रोल था वो सुपरफिशियली देख के, प्राइमा फेसी देख के लगता है कि इट वॉज नेगेटिव। ओके, तो देखिए ये जो पॉजिटिव रोल था, इसी बात पे मेनली उन्होंने फोकस किया था when the British historian said that the growth of Indian nationalism is the child of British rule. क्या था बेसिकली? देखिए, फर्स्ट वाज पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। नाउ बिफोर द ब्रिटिश, the entire territory of India has never been politically united under any rule. तो एंशियंट पीरियड में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में जो मैक्सिमम, जिसके पास सबसे बड़ा एम्पायर था इंडिया में, दैट वाज अशोका। लेकिन अशोका के टाइम पे भी जो डीप साउथ में चोला, चेरा और पांड्यास थे, दे वर आउट ऑफ द अशोकन एम्पायर।
मेडिवल पीरियड में जिसके पास सबसे बड़ा एम्पायर था इंडिया में, दैट वाज औरंगजेब। औरंगजेब और मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक तो बहुत कुछ खो भी दिया था, राइट। तो बेसिकली औरंगजेब, तो औरंगजेब के टाइम पे भी ये कहा जाता है कि जो डीप साउथ था दैट वाज आउट ऑफ द एम्पायर ऑफ औरंगजेब। तो एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज नेवर बीन पॉलिटिकली यूनाइटेड। तो पहली बार, सबसे पहली बार under the British rule there was a political unification in the entire India and which gave birth to a separate political identity that we are Indian. Although at that time it was being called British India, लेकिन ये हम जो इंडियन है, ये जो आइडेंटिटी था, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ये सबसे पहले ग्रो करना शुरू किया। और ये आइडेंटिटी बाद में चल के हमारे बीच एक यूनिटी और इंटीग्रिटी लाई, which gave birth to nationalism। ठीक है दोस्तों, not only political unity, it was also the economic unity की economic unification। देखिए ब्रिटिश ने, मतलब कि जब इंडिया डिवाइडेड था बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट में, तो उसमें क्या था कि इंडिया में बहुत सारा मार्केट एग्जिस्ट करता था। लेकिन पहली बार ब्रिटिश ने मतलब कि पहली बार पूरे इंडिया को यूनाइट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट, व्हिच केम टू बी नोन एज द इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। That was also brought a economic interest of all the Indians together। तो ये भी एक हेल्प की ये आइडेंटिटी ग्रो करने में, जिसके वजह से नेशनलिज्म की ग्रोथ होने लगी। तीसरा था मॉडर्न कम्युनिकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश। फर्स्ट रेलवे, देन टेलीग्राफ, देन एडवांस पोस्टल डिपार्टमेंट, राइट। अब देखिए रेलवे से पहले इंडिया में जो फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन था दैट वाज हॉर्स। ठीक है, अब हॉर्स को मेंटेन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इट वॉज ए कॉस्टली अफेयर्स टू मेंटेन द हॉर्स, एंड फॉर द कॉमन पीपल इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन द हॉर्स। इट वॉज ओनली द अफेयर्स ऑफ द एलिट क्लास विच वॉज वेरी लिमिटेड इन नंबर इन इंडिया, राइट। तो जो आम लोग थे उनके लिए मेन जो ट्रांसपोर्ट का जो साधन था, कम्युनिकेशन था, दैट वॉज द बुलक कार्ट। अब बुलक कार्ट में तो देश के एक एंड से दूसरे एंड तक जाया नहीं जा सकता। बट व्हेन द रेलवे केम टू बी एस्टैब्लिश्ड, इट बिकेम पॉसिबल फॉर ऑल द इंडियंस टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। बंगाल के लोग पंजाब जाने लगे, पंजाब के लोग महाराष्ट्र मतलब कि बॉम्बे जाने लगे, बॉम्बे के लोग मद्रास जाने लगे। तो देश में, पूरे देश भर में लोग एक दूसरे के टच में आने लगा, लोग एक दूसरे से बात करने लगा। लोगों को ये समझ में आने लगा कि उनका जो दर्द है वही हमारा दर्द है, राइट। उनका जो ग्रीवेंसेस है वही हमारा भी ग्रीवेंसेस है। तो ये जो एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन जो एस्टेब्लिश हुआ, इसके वजह से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है दोस्तों, एंड फोर्थ इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। तो ब्रिटिश ने सबसे पहले मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन एस्टेब्लिश की, जिसके वजह से एक कॉन्शियसनेस ग्रो करना चालू किया इंडिया में। And in this modern education, the modern values like liberty, equality, fraternity, justice, democracy, nationalism, ये जो सारे कॉन्सेप्ट जो यूरोप में एक टाइम पे ग्रो किया था, वही चीज इंडिया में भी लोगों में फैलने लगा, खासकर इलीट क्लास में। अब देखिए यहाँ पे जो एजुकेशन का जो मॉडल था दैट वाज अंडर ट्रिकल डाउन थ्योरी। मतलब कि पहले इलीट क्लास को जो एक एजुकेटेड जो एलिट क्लास है उसको एजुकेट किया जाएगा, उसके थ्रू जो लोअर क्लास है उनमें एजुकेशन धीरे धीरे फैलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके वजह से ये पॉलिटिकल जो कॉन्शियसनेस था वो ग्रो करना चालू किया। अब देखिए दोस्तों, इसका जो क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, सुपरफिशियली तो ये देख करके लगता है कि ये सारे पॉजिटिव रोल्स था विच एक्चुअली हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो कि ब्रिटिश का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन क्रिटिकल एग्जामिनेशन शोज दैट वाज नॉट सो। ये जो चार फैक्टर्स, जो चार पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, ये सारा ब्रिटिश ने इंडिया में डेवलपमेंट या प्रोग्रेस लाने के लिए नहीं किया था, ये अपने मोटिव के लिए किया, अपने इंटेंशन, अपने जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करने के लिए किया। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो उन्होंने किया वो इसलिए ताकि इंडिया पे जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डोमिनेशन है उनका, वो इफेक्टिवली वो कायम रख पाए, ताकि इंडिया को बहुत ज्यादा दिन तक 200 साल तक राज किया था उन्होंने, वो कैसे पॉसिबल हुआ था? थ्रू द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। जो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन था वो इसलिए किया था ताकि पूरे इंडियन मार्केट को, इंडिया के पूरे रिसोर्स को अच्छे से एक्सप्लॉइट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, सब ब्रिटिश ने अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। जो कम्युनिकेशन था
वो भी अपने ही इंटरेस्ट के लिए किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस्ड और एस्टेब्लिश्ड फॉर ओनली टू पर्पस बाय द ब्रिटिश। एक था जो इंडियन रिसोर्सेज थे उसको पोर्ट तक लाना, ट्रांसपोर्ट करना, ताकि पोर्ट से वो यूरोप ले जा सके, क्योंकि इंडिया से वो रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे और इंडिया में वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो बेच रहे थे, राइट। तो ये एक पर्पस था। दूसरा पर्पस था अगर इंडिया में कभी भी कोई रिवोल्ट वगैरह होता है तो उस पर इफेक्टिवली आर्मी को मोबिलाइज कर सके। ये था पर्पस उनका रेलवे एस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है दोस्तों। और जो मॉडर्न एजुकेशन उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, इनके पीछे भी ब्रिटिश का दो इंटरेस्ट मेनली काम कर रहा था। एक तो था कि जैसे इंडिया में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किया था, तो उनको बहुत सारे ऑफिशियल्स की जरूरत थी या फिर एम्प्लॉयज की जरूरत थी। तो अब ये जो एम्प्लॉयज होंगे जो छोटे लेवल पे, मतलब कि ग्रुप सी डी क्लरिकल लेवल पे जो एम्प्लॉयज होंगी, उसके लिए ब्रिटेन से लोग लाना दैट विल बी हाईली कॉस्टली अफेयर्स फॉर देम, और वो फिजिबल भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इंडियंस को, जिसको बहुत कम सैलरी में काम करा सकते हैं, उनको हम इस लेवल पे क्लरिकल लेवल पे इंट्रोड्यूस करें। लेकिन उसके लिए उस कुछ इंडियंस को इंग्लिश में एजुकेटेड होना जरूरी था, व्हिच विल एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इंडियन पब्लिक, ठीक है दोस्तों। तो ये एक पर्पस था उनका इंग्लिश एजुकेशन एस्टेब्लिश चालू करने से पीछे, कि कुछ लोगों को, कुछ इंडियंस को इंग्लिश में एजुकेट किया जा सके, जिनको क्लरिकल लेवल पे वो एम्प्लॉय कर सके। और दूसरा था कि इंडिया में एक मार्केट उनको क्रिएट करना था, जो कि ब्रिटिश सामान इंडिया में आ रहा था। ब्रिटिश सामान को हम अप्रिशिएट तभी कर पाएंगे जब हम ब्रिटिश वैल्यूज से हम इन्फ्लुएंस रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए भी उन्होंने एक मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में चालू की थी। तो ये था मेन पर्पस ब्रिटिश का। ये सारे जो पॉजिटिव रोल है, जो पॉजिटिव प्रोग्रेसिव स्टेप्स है, ये इंट्रोड्यूस करने के पीछे, ठीक है ना। तो इससे समझ में आता है कि इंडिया में नेशनलिज्म लाना या इंडिया में ग्रोथ या प्रोग्रेस लाना ब्रिटिश का इंटेंशन नहीं था। वो तो हुआ, वो अब हमारे वजह से हुआ, इंडियन लोगों के वजह से हुआ, ना कि ब्रिटिश के वजह से हुआ। तो उनका जो ये कहना था कि ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इज द चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इट इज फुल ऑफ फैलेसी, ऑल्दो सम ऑफ द हिस्टोरियंस अग्री विद दिस। लेकिन उनका ये कहना है कि हाँ, ये अगर हम मान भी लेते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म इज द चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश रूल, तो इट वाज एन अनडिजायर्ड एंड अनवांटेड चाइल्ड। मतलब कि ब्रिटिश चाहते नहीं थे कि इंडिया में ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हो। इनफैक्ट इंडिया के जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हुई, उसको देख करके ब्रिटिश को और ज्यादा आइडिया मिल गया था, और उन्होंने अफ्रीका में जाकर के उनको लगा कि ये जो इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था, ये चार चीज, वो अफ्रीका में ये नहीं किए थे और कुछ चेंजेस के साथ किए थे, ताकि अफ्रीका में उस तरीके से नेशनलिज्म ग्रो ना कर पाए, ठीक है ना दोस्तों। और अगर हम दूसरी तरफ उनकी नेगेटिव रोल देखें, नेगेटिव रोल में उनका ये रेशियल सुपीरियरिटी, हाई सुपीरियरिटी, व्हाइट मेंस बर्डन, ये तो था ही। डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल लेवल, नॉट ओनली इन द सरकारी ऑफिसर लेवल। सरकारी ऑफिसर में भी देखिए, जो इंडियन जो एम्प्लॉयज थे ब्रिटिश ऑफिसेस में, उनके खिलाफ भी बहुत सारे पे एंड पोस्टिंग में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। उसी के खिलाफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वोकल हुए थे, राइट। इनफैक्ट सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वॉज मोस्ट वोकल अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन इन द इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस में भी इंडियंस को लेने लग गया था, लेकिन वहां पे भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, और आम लोगों में तो डिस्क्रिमिनेशन चलता ही था। थर्ड इज एक्सप्लॉयटेशन एंड फोर्थ इज ऑपरेशन, विच गोज हैंड इन हैंड। तो इंडियन रिसोर्स की एक्सप्लॉयटेशन तो था ही, which came to be popularized by दादाभाई नौरोजी under drain of wealth theory. Under drain of wealth theory, दादाभाई नौरोजी ने इस चीज को पॉपुलराइज भी किया था। बाद में चल के आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त, उन्होंने भी एक बुक लिखा था, उनका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री इन इंडिया। अंडर दैट बुक उन्होंने बहुत सारा डेटा दे करके ये समझा था, एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से इंडियन वेल्थ ड्रेन आउट हो रहा है ब्रिटेन में। तो ये सारे जो नेगेटिव रोल था, इसके वजह से एक रिएक्शन जनरेट हुआ इंडियंस के माइंड में अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ये रिएक्शन सब लोगों में जनरेट हो रहा था। और ये जो कम्युनिकेशन था और ये जो यूनिफिकेशन था, ये दोनों चीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने लगा। तो सब लोगों के मन में एक एंटी ब्रिटिश फीलिंग भी आने लगा, और सब लोगों में एक कम्युनिकेशन भी होने लगा, जिसके वजह से लोग एक दूसरे को समझ सके
इंडिया में जो जितने इंडियंस थे वो सब लोग अपने आप को समझ सके, एक दूसरे को समझ सके, और इसके वजह से लोगों में यूनिटी बढ़ने लगा। और इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि जब एक्चुअल ब्रिटिश के खिलाफ मूवमेंट चालू हुआ तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के डिफरेंट पार्ट्स इन द कंट्री ऑन एनी मैटर, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे वो एंटी पार्टीशन मूवमेंट हो, या होम रूल मूवमेंट हो, या क्विट इंडिया मूवमेंट हो, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट में डिफरेंट जगह के लोग, बहुत सारे लोग एक साथ ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने लगे। सो दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ना अपार्ट फ्रॉम इट कुछ और फैक्टर्स भी थे। फॉर एग्जांपल द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अब देखिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो था वो तो शुरू हुआ था बिफोर 1857 इटसेल्फ, क्योंकि जो पायनियर जिनको कहा जाता फादर ऑफ इंडियन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इज राजा राममोहन रॉय, और उनके बाद बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए थे जिन्होंने इंडिया में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म लेके आ रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर राजा राममोहन रॉय की बात करें, उन्होंने सती एबोलिशन लॉ पास करवाया था विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश। बाद में चल के ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज एक्ट पास करवाया था। बाद में 1857 के बाद भी बहुत सारे और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स आए थे जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वीमेन एम्पावरमेंट, इन सब के खिलाफ लड़ रहा था, जैसे केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग, एमजी रानाडे, बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स आए थे। अब देखिए ये जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म था वो बेसिकली था जो सोशल इनजस्टिस है उसके खिलाफ। इट वॉज अगेंस्ट द सोशल इनजस्टिस। अब लोगों में ये समझ में आने लगा कि अगर हम सोशल इनजस्टिस के खिलाफ इकट्ठा होकर के लड़ सकते हैं तो हमारे देश में जो पॉलिटिकल इनजस्टिस है, पॉलिटिकल इनजस्टिस वॉज इन द फॉर्म ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अगर हम सोशल इनजस्टिस के खिलाफ इकट्ठा होकर के लड़ सकते हैं बाय ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बना हुआ था, राइट। तो अगर हम वहां पे लड़ सकते हैं तो पॉलिटिकल इनजस्टिस के खिलाफ भी हम यूनिटी बना के लड़ सकते हैं। तो द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इट ट्रांसलेटेड इनटू व्हिच वाज अ सोशियो रिलीजियस in the form which translated into a political movement. It translated into a political movement. ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और कुछ फैक्टर्स था, फॉर एग्जांपल इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया। अब देखिए दोस्तों ये जो मिडिल क्लास थी, ये मिडिल क्लास का मेन जो इमर्जेंस था दैट वाज बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। अब मिडिल क्लास जो होता है इसका एक न्यू एस्पिरेशंस होता है व्हिच इज मेनली मैनिफेस्टेड थ्रू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। अब उस टाइम पे जो गवर्नमेंट जॉब्स था दैट वाज ऑल इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश, अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जितने सारे स्टूडेंट ब्रिटिश स्कूल से पास होकर के निकल रहा था उतना अवेलेबिलिटी तो था नहीं गवर्नमेंट जॉब्स का, तो वहां पे एक बॉटल नेक बन गया था जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स की शॉर्टेज थी। और जो बहुत सारे मिडिल क्लास के जो लोग थे उनके जो एस्पिरेशंस था वो धीरे धीरे मतलब कि बहुत बार ऐसे अनसक्सेसफुल होने लगा। तो ब्रिटिश के खिलाफ एक इकोनॉमिक बेसिस पे एक रिएक्शन ग्रो करने लगा मिडिल क्लास के अंदर, और उसी बेसिस पे उनके अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस भी ग्रो होने लगा। अब वो जब उनके एस्पिरेशंस डिफीट होने लगा तब पॉलिटिकली वो वोकल बनने लगा और वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन या उनके जो गलतियां है, जो कमियां हैं उसके खिलाफ बात करने लगे। अब बहुत सारे जो मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस के जो पॉलिटिशियंस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की बात करें, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, आर.सी. दत्त, बहुत सारे जो लीडर्स है, अगर हम उनके करियर को देखेंगे तो हमें इतना पता चलेगा कि they almost all of them had gone to Europe at some point of their time for some purpose, चाहे वो स्टडीज के पर्पस से हो चाहे या कि दूसरी किसी रीजन से हो, वो यूरोप जरूर गए हुए थे मोस्ट ऑफ देम। तो जब वो यूरोप जाते हैं तो वहां के समाज को वो देखते हैं और वो एक डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि यूरोप का समाज कैसा है और हमारे देश में जो वही ब्रिटिश इंडिया में जो रूल एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है इसमें कितना अंतर है, कितना डिफरेंसेस है। और यही डिफरेंस उनको बहुत खटकता है, वो इंडिया में आकर के इनकी बात करने लगता है। इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है रोल ऑफ प्रेस। देखिए तब तक प्रेस इंडिया में आ चुका था, ठीक है दोस्तों। अब प्रेस में खासकर वर्नाकुलर प्रेस के थ्रू ये जो मिडिल क्लास है इन्होंने अपने बातों को लोगों तक पहुंचाने लगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ, लोगों में भी एक कॉन्शियसनेस ग्रो होने लगा, लोगों में भी एक नेशनलिज्म की फीलिंग्स ग्रो होने लगा।
तो जैसे कि मैंने कहा कि इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि द रोल ऑफ प्रेस। तो प्रेस मतलब कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो तो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था पोर्टुगीज लोगों ने, लेकिन सबसे पहले इट वाज द ब्रिटिश हु स्टार्टेड अ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, मीडिया जर्नल इन द फॉर्म ऑफ बंगाल गैजेट। इट वाज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस हिकी इन द ईयर 1780। बाद में चल के वर्नाकुलर प्रेस, जो प्रेस कॉमन लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज में है, वो भी इंट्रोड्यूस होने लगा। जैसे अगर हम राजा राममोहन राय की बात करें, उन्होंने 2 जर्नल इंट्रोड्यूस किया था, संबाद कौमुदी विच वाज बीइंग पब्लिश्ड इन बंगाली एंड मिराट अखबार विच वाज बीइंग पब्लिश्ड इन पर्शियन। अगेन दादा भाई नौरोजी ने एक इंट्रोड्यूस किया था रस्त गुफ्तार। बाद में चल के बाल गंगाधर तिलक ने भी 2 पेपर इंट्रोड्यूस किया था, मराठा एंड केसरी। मराठा जो था वो इंग्लिश में पब्लिश होता था और केसरी जो था वो मराठी में पब्लिश होता था। बहुत सारे लीडर्स ने, जैसे शिशिर कुमार घोष ने अमृता बाजार पत्रिका एस्टेब्लिश की, फाउंडेशन की। अरविंदो घोष जो थे, ही बिकेम द एडिटर ऑफ वंदे मातरम। और फिर एनी बेसेंट बाद में चल के कॉमनवेल्थ एंड यंग इंडिया न्यू इंडिया की फाउंडेशन की। बाद में चल के महात्मा गांधी भी हरिजन और यंग इंडिया न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस की। ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर इंडिया में आने लगा। इसके थ्रू भी लोगों में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ग्रो होने लगा। और जैसे जैसे प्रेस का कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला गया, ब्रिटिश ने भी प्रेस को सप्रेस करने के लिए बहुत सारे लॉ लेके आए। फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1857, लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ये सारे जो लॉज थे, ये सारे लॉज ब्रिटिश लेके आने लगा टू सप्रेस द प्रेस। तो प्रेस का एक बहुत बड़ा रोल रहा था। इसी के साथ साथ एक और फैक्टर था जो इसमें रिलेटेड होता है, दैट इज द नोइंग ऑफ द इंडियन पास्ट। अब जैसे कि देखिए ब्रिटिश जो कॉलोनियल राइटर्स थे, कॉलोनियल जो स्कॉलर्स थे, उनका हमेशा से ये कहना था कि इंडियंस हैव ऑलवेज बीन डोमिनेटेड बाय द फॉरेन पावर। ठीक है, तो उन्होंने इंडियन पास्ट को हमेशा क्रिटिकल वे में या फिर डेरोगेटरी वे में ही हमेशा देखने लगा। लेकिन जैसे जैसे इंडियन पास्ट रिवील होने लगा, फॉर एग्जांपल थ्रू द फॉर्म ऑफ जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने अशोकन जो एडिक्ट था उनको डिसाइफर किया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, उनको डिस्कवर किया, उनको डिसाइफर किया। बाद में चल करके अलेक्जेंडर कनिंघम जो इंडिया में आए थे एक इंजीनियर के रूप में, और बाद में चल के उन्होंने ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट की 1861 में। उन्होंने भी बहुत सारा ऐसे इंडियन पास्ट को रिवील करने लगा। बाद में चल के जॉन मार्शल, और उन्होंने बहुत सारे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को अपॉइंट करने लगा, जैसे दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी एक्सेट्रा। बहुत सारे इंडियंस को भी अपॉइंट करने लगा, जो कि इंडियन पास्ट को धीरे धीरे रिवील करने लगा। और जैसे जैसे इंडियन पास्ट रिवील होने लगा, हमें यह पता चला कि हमारी जो पास्ट है दैट वाज ग्लोरियस। हमारे यहाँ पे one of the earliest civilization was built in the Indian subcontinent, that is Indus Valley civilization। बाद में चल के हमें ये पता चला कि अशोकन टाइम पीरियड was a very progressive time period। गुप्ता टाइम पीरियड came to be known as the golden time period। तो धीरे धीरे जैसे इंडियन पास्ट रिलीज होने लगा, रिवील होने लगा, तो ब्रिटिश की जो वो थियोरी था इंडिया हैज ऑलवेज बीन डोमिनेटेड, वो धीरे धीरे इनवैलिड होने लगा। और इंडियंस स्टार्टेड टू बिकम मोर self confidence, more self consciousness about their own past, about their own culture। तो ये भी इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी। अब देखिए कुछ ब्रिटिश वाइसरायज आए थे, जैसे लॉर्ड लिटन was a very much imperialistic in nature। he was the viceroy from 1876 to 1880। तो उनके जो रिएक्शनरी पॉलिसीज थी, that was also giving birth to growth of an anti-British feeling, anti-British reaction, or which gave birth to growth of Indian nationalism। For example, in the year 1876, Delhi Darbar was established, was organized। तो Delhi Darbar was basically a show of strength। एक बहुत पैसा खर्चा करके एक प्रोसेशन उन्होंने निकाला दिल्ली दरबार। लेकिन उसी टाइम पे मैड्रास में एक बहुत ही बुरी तरह फेमाइन चल रहा था, जिसमें बहुत से कुछ मिलियंस लोगों की डेथ हो गई थी। तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो फेमाइन को मद्देनजर रखते ना हुए दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कर रहा था, और फेमाइन में जो लोग मर रहे थे उसके प्रति उनका कोई सिंपैथी नहीं थी। तो दिस क्रिएटेड एन एंटी ब्रिटिश फीलिंग एट दैट टाइम। दूसरा था उनका
आर्म्स एक्ट वाज अ वेरी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ। इसमें ये बोला गया कि जो यूरोपियंस थे उनके लिए बियरिंग द आर्म्स एंड गेटिंग द लाइसेंस वुड बी वेरी इजी, लेकिन फॉर द मतलब इंडियंस के लिए वो लाइसेंस पाना या बियरिंग द आर्म्स वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि उनका कहना था कि इंडियंस कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद द आर्म्स इन देयर हैंड। तो ये भी एक उनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी जो फिर से एंटी ब्रिटिश फीलिंग को मतलब कि एक्सेलरेट कर दी। एंड फाइनली उनका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, दिस वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट व्हिच केम टू बी नोन एज द गैगिंग एक्ट। जैसे कि हमने प्रेस में हमने डिस्कस की वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें यह कहा गया कि दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल ओनली विथ रिगार्ड टू द वर्नाकुलर प्रेस, दैट इज लोकल लैंग्वेज, क्योंकि उनको पता था कि वर्नाकुलर प्रेस प्लेज द मैक्सिमम रोल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो ये सारे रिएक्शनरी पॉलिसीज थी जिसके वजह से उनकी जो पॉलिसीज थी वो काफी एंटी ब्रिटिश फीलिंग एस्टेब्लिश कर दी। और उनके बाद आए लॉर्ड रिपन जो कि इंडिया के प्रति थोड़ा सा सिंपैथेटिक थे। वो हुआ एक्चुअली इसलिए ये था कि 1880 में ब्रिटेन में सरकार में बदलाव आया। लॉर्ड लिटन के टाइम पे था कंजर्वेटिव पार्टी जो ब्रिटेन के सरकार में था, एंड दैट वाज वेरी मच इंपीरियलिस्टिक पार्टी। तो उन्होंने लॉर्ड लिटन को भेजा हुआ था एज ए वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लेकिन 1880 में जब ब्रिटेन में सरकार में बदलाव आता है और लेबर पार्टी सरकार में आ जाता है, व्हिच वाज लिटिल सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द कॉलोनीज, वो भेजते हैं इंडिया में लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन के टाइम पे होता है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। अब देखिए ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी मेनली क्या था। देखिए 1837 में ही इंडियन लोगों को जुडिशियरी में इंट्रोड्यूस किया जाने लगा, लेकिन 1837 से लेकर के 1883 तक ये चला था कि अगर सिविल मैटर है, सिविल मैटर में इंडियन जज कैन हियर द केसेस ऑफ ए यूरोपियन, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल मैटर है तो कोई यूरोपियन जज इंडियंस के केसेस को हियर कर सकता है, ट्राई कर सकता है, लेकिन कोई इंडियन जज यूरोपियन की क्रिमिनल मैटर को ट्राई नहीं कर सकता। This was a discriminatory and a restrictive policy which Lord Ripon wanted to eliminate. And in this regard, he introduced the Ilbert Bill, जिसमें ये जो डिस्क्रिमिनेशन था इसको एलिमिनेट करने की उन्होंने कोशिश की। तो इस बिल के थ्रू वो इंडियन जजेस को ऑथराइज करना चाहते थे ताकि वो यूरोपियंस को भी ट्राई कर सकते हैं अगर वो क्रिमिनल मैटर है तो भी। लेकिन यूरोपियन के तरफ से, खासकर ब्रिटिश के तरफ से इस बिल के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने लगा, जिसके वजह से बाद में चल के उसको इन बिल में अमेंडमेंट लाना पड़ा, जिसके वजह से इल्बर्ट बिल का जो वैल्यू था, जो मेन पर्पस था, वही नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके वजह से ये जो एंटी ब्रिटिश फीलिंग थी वो ग्रो होने लगा लोगों के अंदर, और लोगों में एकता, एक यूनिटी बनने लगा। ठीक है, तो दिस वाज द इन डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया।